कैसे आप सारे, आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे किया है वादा कि मैं आपको जो है फर्स्ट टर्म से रिलेटेड सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। और उसी सिलेबस में अगर हम देखें, आपका आ जाता है मानव पूंजी निर्माण, ठीक है। और उसके बाद एक रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, ग्रामीण विकास जो है वो शामिल हो जाएगा। तो मानव पूंजी निर्माण एक्चुअली में है क्या? मानव पूंजी निर्माण एक सिंपल सा ये है कि मानव यानी इंसान को या ह्यूमन को इस तरीके से तैयार करना ताकि वो एक पढ़ा लिखा इंसान बने, स्वस्थ व्यक्ति हो, और वो कहीं भी जाए तो उसको ये ना हो कि भाई तुझे ये काम नहीं आता अब तू यहाँ से जा सकता है, नहीं। यानी लोगों को इस तरीके से स्किल डेवलप करवाना लोगों के अंदर, ताकि वो अगर उस फील्ड में जाए तो वो निराश होकर वापस ना आए कि ये बोल के कि भाई आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये काम आता है, आप जो है मुंडी ना करके हिला दो। नहीं, ऐसा चीज़ नहीं है। यानी मानव संसाधन का मतलब यही है, मानव पूंजी निर्माण का मतलब यही है, आपको इस तरीके से ट्रेंड कर देना कि आपसे अगर पूछा जाए ना कि भाई आपको ये काम आता है, तो आप छूटते कह दो हाँ जी मेरे को ये आता है क्योंकि मैंने ये पढ़ रखा है। क्या आप बीमार रहते हो? नहीं जी, मैं बीमार नहीं रहता है, मैं अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मानव पूंजी निर्माण का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, मानव पूंजी निर्माण का मतलब ये होता है, निवेश पूंजी निर्माण कहलाता है, ठीक है। मानव पूंजी संसाधन में जैसे सरकार जो है आप लोगों को फ्री शिक्षा दे रही है, फ्री डेवलपमेंट देखा होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये किस लिए? ताकि लोगों को अच्छे से डेवलप किया जाए। लोगों को, जैसे कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बुक पढ़ने की आदत नहीं, लेकिन हाँ वो अपनी स्किल में माहिर होते हैं, तो उनको कंप्यूटर सिखाना, उनको इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सामान क्यों सिखाना, ताकि वो कहीं इस तरह का अगर वो इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं तो उनसे उनके मुंह से ये ना निकले भाई हमें ये काम नहीं आता, क्योंकि अगर वो हमें आता है तो हम उस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा हूँ, तो सरकार इन सब चीज़ों पे खर्च करती है, शिक्षा पे खर्च करती है, स्वास्थ्य पे खर्च करती है। ये मेन पर्पस यही होता है कि ताकि आपको हमारे देश में मानव पूंजी निर्माण जो है हो सके, ठीक है। तो मानव पूंजी की विशेषताएं क्या होती है कि ज्ञान का संग्रहण करने, प्रसार करने, शक्ति बढ़ा, ठीक है ना, शक्ति और या बड़ा मस्तिष्क जिसमें ज्ञान का भंडार है। क्योंकि आपको पता है ना, क्या एक छोटा बच्चा हो या एक बड़ा हो, उनके मस्तिष्क में इतना तो भंडार होता है कि उनको जो भी बताया जाए वो उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है ना। और जो उनकी समस्याएं हैं उन पर वो गौर कर सकते हैं, वरना ये नहीं कि बस उनकी जो समस्या लेके बैठ के रो रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसे आती नहीं करनी। तो एक जो बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन ना ये तरीका ढूंढता है ना कि अगर उसे लॉस हो रहा है तो उस लॉस से कैसे निकले, तो वो अपना ना दिमाग चलाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसने उस चीज़ की पढ़ाई कर रखी है। तो इसलिए इसमें यही है, मानव पूंजी निर्माण का मतलब ये होता है कि सरकार आपके पढ़ाई पे, आपके स्वास्थ्य पे इस तरीके से खर्चा करती है ताकि आप एक काबिल इंसान बनो। और आप जो है काबिल इंसान बनोगे तो ओबियसली आप कमाओगे, और कमाओगे तो आपकी जो सरकार जो है उसकी जीडीपी में योगदान आप दोगे। तो ये मतलब होता है इसमें। तो इसमें आपका क्या आ जाता है, शिक्षा आ जाता है। आप शिक्षा भी इसमें देख सकते हैं, शिक्षा क्या है आप इसमें पढ़ सकते हो, बहुत ही उम्दा लिखा हुआ है, ठीक है ना, बहुत खतरनाक हिंदी लिखी हुई है, तो आप इसमें देख सकते हो। स्वास्थ्य यानी सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, अगर आप पढ़े लिखे हो लेकिन आप बीमार रहते हो, घर में पड़े रहते हो, आप काम की तलाश में बाहर जाते नहीं हो या काम पे नहीं जाते हो ये बोल के कि मैं बीमार रहता हूँ, तो वो भी जो है मानव पूंजी निर्माण का काम नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे ध्यान रखना है। तो शिक्षा इसलिए सरकार जो है फ्री पढ़ाती है, तो आपको स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल वगैरह भी देते हैं ताकि आप जो अगर थोड़ा सा भी बीमार पड़ो तो आप अपना इलाज कराओ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। तो सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है? शिक्षा पे खर्च करती है और स्वास्थ्य पे खर्च करती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स हैं आपके मानव पूंजी निर्माण के। तो आपको समझ में आया, मानव पूंजी यानी आपको इस तरीके से बना देना ताकि आप किसी फील्ड में आप जॉब की तलाश में है तो आपको वो जॉब हंसते हंसते मिले, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य पे भी जो है ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ही जो है आप अच्छे से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हो या अच्छे से आप उस चीज़ को समझ सकते हो। उसके बाद कह रहा है स्वास्थ्य में निवेश कैसे हो सकता है। स्वास्थ्य में निवेश यानी यह भी मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है। ये मैं सारे पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है कि मानव पूंजी निर्माण के कौन कौन से स्रोत होते हैं।
तो यानी स्वास्थ्य में निवेश, यानी कह रहा है यह भी मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। स्वास्थ्य व्यक्ति में कार्य तथा उत्पादकता अधिक होती है। ओबियसली एक जो है वो व्यक्ति जो बीमार नहीं है तो उसके अंदर काम करने की क्षमता और उत्पादकता करने अधिक होती है, ठीक है ना। वो बड़े मेहनत से लगन से काम कर रहा होता है क्योंकि वो बीमार नहीं है, वो एक स्वस्थ व्यक्ति है, वो हर चीज़ कर सकता है। लेकिन वही निरोधात्मक दवाइयाँ और रोगकारी दवाइयाँ ये जितने भी हैं, स्वास्थ्य का प्रसार है, शुद्ध पेयजल की यानी अच्छी सफाई की व्यवस्था पर किए गए व्यय को स्वास्थ्य निवेश कहते हैं। तो इसका मतलब यही कह रहा है कि हमें इसमें जो है गवर्नमेंट क्या करती है कि दवाइयाँ प्रोवाइड करना, रोग हर दवाइयाँ, यानी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार देना, लोगों को शुद्ध पेयजल देना, ठीक है ना। अगर पीने का पानी अगर अच्छा नहीं होगा क्योंकि उसमें भी बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं, तो इसलिए सरकार जो है स्वास्थ्य पे निवेश करने के साथ साथ शिक्षा दोनों पे निवेश करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है प्रवास और देशांतर यानी माइग्रेशन। आपको पता है ना कुछ लोग क्या करते हैं, अभी चलो मैं पहले थोड़ा इसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ। प्रवास या जिसे हम बोलते हैं देशांतर, यानी एक देश के लोगों का उसी देश के विभिन्न भागों में बसना, विदेशों में बसना या देशांतर कहलाता है, ठीक है ना। देशांतर का मुख्य कारण अच्छी रोजगार की सुविधा है। देखो क्या होता है, क्योंकि इंडिया के लोग कुछ ज़्यादा ही हैं और इस चीज़ में भी हम थोड़ा सा वो नहीं कर सकते हैं कि लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ते लिखते हैं और पढ़ाई लिखाई होने के बाद उनको यहाँ पर जब अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती तो वो दूसरे देश या दूसरे स्टेट चले जाते हैं। और ये आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम में, जब लॉकडाउन लगा था तो लोग जो है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि लोग कितने लोग सिटी में काम करने गए, क्यों? क्योंकि उनको अपने स्टेट में काम नहीं मिल पा रहा था उनके अकॉर्डिंग। तो यही कह रहा है कि लोग यहाँ पे पढ़ते लिखते हैं लेकिन उसके बाद जब वो काम की तलाश में रहते हैं तो उनको उनके हिसाब से काम नहीं मिल पाता है, और जब काम मिलता है तो उनको पैसे कम मिलते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं, यानी एक देश से दूसरे देश या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसको कहते हैं हम देशांतर, जिसको मतलब प्रवास, ठीक है, यानी माइग्रेशन। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि मानव पूंजी निर्माण में बाधा का स्रोत बनता है कि यहाँ पे सब कुछ पढ़ा लिखा, ठीक है ना, और उसके बाद वो जो है किसी दूसरे देश में कमा रहा है, तो इसका मतलब वो वहाँ पे कमा रहा है तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएगा, वहाँ की चीज़ों को जो है करेगा। तो इस तरीके से सरकार जो है इन सब चीज़ों पे देखते हैं। तो सरकार इसमें क्या करती है, तो देशांतर में निवेश में क्या करती है, देशांतर में निवेश में मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे देश में रहने की ऊंची लागत, मानसिक उत्पीड़न आदि देशांतर में निवेश हैं, और देशांतर में निवेश में अधिक वृद्धि होती है, अतः देशांतर में निवेश भी मानव पूंजी का एक, जैसे ये भी होता है कि जैसे सपोज़ करो आप इंडिया में रह रहे थे तो इसलिए बड़ा सस्ता था, लेकिन आप दूसरे देश में रहोगे तो वहाँ जो है आपको खर्चा ज़्यादा होगा। दूसरा मानसिक उत्पीड़न वाला तो यही चीज़ है कि जैसे सपोज़ करो आप वहाँ हो, इंग्लैंड में हो, कहेगा यू आर इंडियन, इंडियन 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 करते 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 हैं कि यू आर अ पुअर मैन वगैरह वगैरह। आपको पता ना किस तरीके से वो करते हैं, वैसे भी वो राज करके जा चुके हैं इंडिया से, तो वैसे ही वो बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये मानसिक उत्पीड़न को दर्शाता है, ठीक है ना। तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि उतने सारे, जैसे हम यहाँ पर देखते होंगे ना कि कोई दूसरे देश का आता तो हम कैसे जो है दूसरे देखते रहते हैं या बोलते रहते हैं। तो इस तरीके से भी जो है आप देख सकते हो कि जब आप दूसरे देश में जाओगे तो लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, आपको किस तरीके से टॉर्चर करते हैं। तो इसलिए सरकार जो है ये कोशिश करती है कि आप जो है यहीं पे काम करिए, यहीं पे पढ़िए लिखिए, ठीक है ना, ताकि आप दूसरे देश में जाके आपको ज़्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े और आपको किसी तरीके की मानसिक उत्पीड़न का सामना ना करना पड़े, ठीक है। 10th पॉइंट है सूचना पर निवेश। सूचना पर निवेश का मतलब है श्रम बाजार तथा अन्य बाजारों की सूचना प्राप्त करने के लिए व्यय करना पड़ता है, ठीक है ना। यानी श्रम बाजार यानी कह सकते हैं ना कि मार्केट में जॉब है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, तो यही सूचना वगैरह जो है लोगों को प्रदान करने के लिए ही जो है इस पे निवेश किया जाता है, ताकि लोगों को पता चले कि कहाँ पर कैसे कैसे जॉब है और वो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने भी एक जो है ऐप बनाया था जिससे लोग जो है उस ऐप पे जाके रजिस्टर कर के वो ये देख सकते हैं कि उनको कहाँ पर जॉब है और कितनी जॉब है और किस क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जॉब है, तो वहाँ पर वो जाके जॉब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
तो ये भी इस तरीके से सरकार इस पर खर्च करती है, तो एक बार आप जाके देख सकते हैं उस पर भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानव पूंजी निर्माण के स्रोत कौन कौन से, वो ये है कि शिक्षा पर निवेश यानी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, दूसरा है स्वास्थ्य पर निवेश यानी इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, तीसरा है स्थल प्रशिक्षण पर निवेश यानी इन्वेस्टमेंट इन ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है ना, और देशांतर यानी माइग्रेशन आप समझते ही, और सूचना यानी इन्फॉर्मेशन। इन पांचों चीज़ों पे जो है आपको बताया जाता है। तो एक बार आप इसको पढ़ लेना, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अच्छे से पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद है आपका भौतिक पूंजी यानी फिजिकल कैपिटल। तो ये क्या होता है फिजिकल कैपिटल, मतलब जिसमें आपके फैक्ट्रीज़ यानी कारखाने, मशीनें एंड वही आप कह सकते हो इसमें जो भी हम फिक्स एसेट वगैरह लगाते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो ठीक है, फिक्स एसेट यानी परिसंपत्ति जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपके कारखाने यानी फैक्ट्री, मशीनें, औद्योगिक भवन, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज़, बिल्डिंग्स वगैरह होंगी, ये सारी जो है भौतिक पूंजी में शामिल है। तो आपसे पूछ सकता है कि भौतिक इनमें से कौन सी भौतिक पूंजी में शामिल किया जाता है, ठीक है ना, इन विच आर रिलेटेड टू फिजिकल कैपिटल। तो आप इसमें आराम से आप इसका जवाब दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा है मानव पूंजी में क्या क्या आ जाता है, जैसे एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है, कलाकार है आदि, ये मानव पूंजी ही है, क्योंकि एक इंजीनियर ने उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई की है, उसको इंजीनियर से रिलेटेड आता है, एक डॉक्टर ने डॉक्टरी की है तो ऑब्वियसली उसको उससे रिलेटेड आता है, वकील ने वकील की पढ़ाई जो LLB वगैरह होते हैं उनकी पढ़ाई की है, उससे एक अध्यापक है उसके अकॉर्डिंग। तो सबों ने एक अपनी अपनी फील्ड में जो है परफेक्ट हैं, तो इसका मतलब है उनको अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा ज्ञान है और उनको उसी के रिगार्डिंग उनको जॉब मिलेगी। यानी इंजीनियर को डॉक्टर की जॉब नहीं मिल सकती और डॉक्टर को इंजीनियर की जॉब नहीं मिल सकती। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इतने इंजीनियर हैं, हमारे पास इतने डॉक्टर हैं, इतने वकील हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो कह सकते हो कि हमारे पास जो है पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। और मानव जी अगर इकोनॉमिक टर्म में बात करूँ, हाँ जी, हमारे यहाँ मानव पूंजी कैपिटल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, देखो आप पढ़े लिखे हो ठीक है, लेकिन आपको एक ट्रेनिंग भी देना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते हाँ मेरे को तो सब कुछ आता है बस मेरे को काम दो, नहीं। किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो सबसे पहले आपको ट्रेन किया जाएगा, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना, क्योंकि आप उस कंपनी में नए हो और आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है ना। बेशक आप 1 वीक की ट्रेनिंग लो या 3 डेज़ की ट्रेनिंग लो, वो मैटर नहीं करते, लेकिन हाँ ट्रेनिंग तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ट्रेनिंग से ये भी पता चल जाता है कि सामने वाले की काबिलियत है उस काम को करने की या नहीं है। अगर काबिलियत हो उसी समय पता चल जाता है, और अगर काम में लगन है या अच्छे से काम कर रहा है तो फिर उसको आगे जॉब के लिए रख लिया जाता है। तो ये कह रहा है ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण कोई भी विशिष्ट कार्य करने के लिए किसी कर्मचारी द्वारा ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। कि अगर आपने जो चीज़ पढ़ के आए हो उसी को एक तरह से ट्रेनिंग क्यों ना ले लें हम, ठीक है ना। तो इसी चीज़ में प्रशिक्षण के लाभ, अब देखो ट्रेनिंग के क्या एडवांटेज हैं। पहला है उत्पादकता में वृद्धि, ठीक है ना। अगर आपको ट्रेनिंग मिल गई है उस काम को करने की, देखो एक नई मशीन है और मुझे मशीन चलानी नहीं आती और मेरे को मशीन पे बैठा दिया, बोल दिया ये स्विच ऑन करना है और यहाँ पर ये चीज़ें हैं, यहाँ से ये कट के निकलेगा तो बस आपको ध्यान। तो ये तो सिर्फ मेरे को बताया है, आपने ट्रेनिंग यानी पूरा प्रॉपर चला के दिखाओ। मैं 3-4 दिन चला के देखूँगा, 1 हफ्ता चला के देखूँगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ भाई मैं अच्छे से सीख गया हूँ, उसके बाद आप मुझे काम पे रख सकते हो। अगर मैं वहाँ पे ट्रेनिंग में सक्सेस नहीं हुआ या मुझे ही नहीं लगा कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मैं ओबियसली जॉब छोड़ के चला जाऊँगा। तो वही कह रहा है कि अगर आप ट्रेनिंग में अच्छे सक्सेस हो जाते हो तो आपकी उत्पादकता क्षमता यानी आपकी प्रोडक्शन यानी करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा आपका गुणवत्ता यानी आपकी क्वालिटी जो है वो भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना, गुणवत्ता में सुधार। और आपको नई नई चीज़ों का ज्ञान भी होगा। नवीन प्रौद्योगिकीकरण का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी का आपको जो है ज्ञान होगा। औद्योगिक सुरक्षा मिलेगी, ये सारी चीज़ें जो है ना। और अनुपस्थिति और काम छोड़कर जाने की दर में कमी आएगी। आप जैसा है ना, आपको मन अगर ट्रेनिंग आपको मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा काम करने में, हाँ यार ये काम अच्छा है और मैं आगे कर सकता हूँ। वरना अगर आपको नहीं लगेगा तो आपको फिर कहोगे यार मैं ये काम छोड़ के आ रहा हूँ, मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इस वजह से आप इसमें देख सकते हो, तो ये इसका लाभ जो है आपको मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसके प्रवास के कारण, यानी प्रचलित मजदूरी दर का अधिक होना। देखो लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम की तलाश में क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको अपने स्टेट या अपनी कंट्री में पैसे कम मिल रहे हैं, ठीक है ना।
इसलिए तो प्रचलित मजदूरी का अगर अधिक होगा दूसरे स्टेट में तो लोग फिर वहाँ ही काम करने जाएंगे। तो यही सिंपल सा एक लॉजिक है। लोग माइग्रेशन क्यों करते हैं, लोग यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह क्यों काम करने जाते हैं? सीधी सी बात है, मुझे यहाँ पर उस काम को करने के 100 रुपये मिल रहे हैं, सिटी में जाऊँगा तो 500 रुपये मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि फिर मैं सिटी में ही जाके क्यों ना काम करूँ। और सामाजिक स्तर में वृद्धि, लोगों का होता है ना कि मैं दुबई में जाके काम करूँगा, दिनार कमाऊँगा, तो ओबियसली उनको पता है कि उनको उस हिसाब से वहाँ पर अच्छी सैलरी मिले, इसलिए वो लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग काम भी करवाते हैं। तो इस तरीके से भी जो है लोग, और तो है इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। मैं इतना ज़्यादा इसमें डिबेट नहीं करना चाहता, आप थोड़े से में ही समझ गए हो तो ये बहुत बड़ी बात है। शहरीकरण, शहरीकरण जो है इसका मतलब क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण, यानी लोग गांव को छोड़ के शहर की ओर जो उनका जो स्थानांतरण हो रहा है उसको हम शहरीकरण कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें भौतिक पूंजी, आप अच्छा ये तो समझ में आ गया शहरीकरण का मतलब क्या होता है। उसके बाद आप समझ रहे हो कि भौतिक पूंजी तथा मानविक पूंजी में समानताएं क्या क्या है। तो पहली समानताएं ये कहते हैं, दोनों प्रकार के पूंजी निर्माण सचेत निवेश निर्णयों का परिणाम है, दोनों में हास्य होता है। चाहे मानव पूंजी हो या भौतिक हो, दोनों में ह्रास यानी डेप्रिसिएशन तो होता ही है, दोनों में जो वैल्यू है वो गिरती है। सपोज़ करो अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, और अगर आपके अच्छा काम नहीं हो तो आपकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी आपकी खुद ही। यानी जैसे सपोज़ करो मैं 15,000 में काम कर रहा था, ठीक है, अब 15,000 में काम कर रहा, मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा, मेरी सैलरी और कम कर देगा, कहेगा भाई हम तुम्हें नहीं रख सकते क्योंकि आपको ये काम आता नहीं है, पहले आप काम सीखे इसलिए हम आपको कम पैसे देंगे। तो इसका मतलब है दोनों में जो है डिक्रीज़ तो होता है। और ऐसे ही हमें भी पता है सॉरी, हमें भी पता है कि जब हम फिक्स एसेट जो है यूज़ करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन आ जाता है, क्योंकि लगातार उसे इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो कह रहा है दोनों में एक सामान्यता यही है कि दोनों में जो है ह्रास होता है, यानी डेप्रिसिएशन होता है। ओके, उसके बाद कह रहा है भौतिक पूंजी यानी फिजिकल कैपिटल और मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल, दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ऊपर जो हमने पढ़ी वो समानताएं थी और नीचे जो पढ़ रहे हैं हम वो है अंतर। तो पहला अगर बात करें, कह रहा भौतिक पूंजी दृश्य जो है जो दिखाई देती है ओबियसली, जबकि मानव पूंजी जो है वो दिखाई नहीं देती। पहला डिफरेंस तो यहीं पता चल गया आपको, ठीक है। यानी पहला पॉइंट आपको क्या पता चला कि भौतिक पूंजी जो है वो दृश्य होती है, यानी जिसे हम देख सकते हैं, विजिबल, और जबकि मानव पूंजी यानी आपका ह्यूमन कैपिटल है वो अगोचर, जिसको हम बोलते हैं इनविजिबल, ठीक है ना, अदृश्य जिसे हम बोलते हैं। पहले को अन्य वस्तु की तरह बाजार में बेचा जा सकता है जबकि दूसरे को नहीं। हाँ जी, ह्यूमन कैपिटल को आप कहाँ बेचोगे मार्केट में, लेकिन हाँ फिजिकल कैपिटल को, जैसे ज़मीन बिकती है, मशीन बिकता है, ये सारी चीज़ें बेचते हैं ना, तो इसलिए पहले यानी भौतिक पूंजी को हम बेच सकते हैं जबकि मानव पूंजी को बेच नहीं सकते। गैर कानूनी है भाई, बेच मत देना। उसके बाद कह रहा है कि भौतिक पूंजी को उसके स्वामी से अलग किया जा सकता है, बिल्कुल, कि ये मशीन मेरी थी, अब मैंने किसी और को बेच दी तो अब मैं उसका मालिक नहीं, अब मैं दूसरे को बेच दी तो वो मालिक है। जबकि मानव पूंजी को उसके स्वामी से अलग नहीं किया जाता था। आप कैसे अलग कर सकते हो उसके, वो तो खुद एक इंसान है यार, उसको कैसे अलग करोगे, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है भौतिक पूंजी में अधिक गतिशीलता पाई जाती है जबकि मानव पूंजी में बहुत कम, और दोनों प्रकार की पूंजी से प्राप्त होने वाली लाभ भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। उससे अलग चीज़ें हमें लाभ होगी और मानव पूंजी से हमें अलग, ठीक है। तो ये दोनों से आप समझ रहे होंगे इसमें क्या डिफरेंस है। आप चाहो तो इसे कॉपी में ज़रूर नोट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि जिसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, ये होता क्या है। तो आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय है एक देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, ठीक है ना। अभी रिसेंटली जो अभी आय चल रही है प्रति व्यक्ति आय, उसमें जो अगर वृद्धि हो रही है तो हम कहेंगे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। और अगर देश की प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हो रही है तो समझेंगे कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन चल रहा है, ठीक है।
ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये अपना जो है आप पॉइंट्स इसमें देख सकते हो। इसमें कह रहा स्वास्थ्य के संकेतक यानी इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, अगर वो कहते हैं ना जीवन प्रत्याशा, यानी अगर वो ज़्यादा समय तक जी रहा है इसका मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है ना। अगर वो कम टाइम में मर रहा है, बीमार पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वो बार बार बीमार पड़ जाता है ना, तो ये कह सकते हैं कि उसकी स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है। मृत्यु दर जिस कंट्री की ज़्यादा होगी समझ जाएंगे वहाँ पे हेल्थ पे खर्चा नहीं कर रही है गवर्नमेंट, और जहाँ कम होगी समझ जाएंगे कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है हेल्थ पे खर्चा कर रही है। ये पॉइंट्स थे। उसके बाद आपका आ जाता है प्रवास के प्रकार, यानी माइग्रेशन, या तो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट करते हैं, यही लिखा हुआ है कि आंतरिक प्रवास का मतलब होता है देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से बेंगलोर, इधर इधर घूम रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय में हम जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो, ये कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी एक पॉइंट है कि मानव पूंजी तथा आर्थिक समृद्धि में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रिलेशन है। तो देखिए मैं ही आपको बता देता हूँ ऐसा कि जैसे अगर आप अच्छे से पढ़े लिखेंगे, ओबियसली आप जब भी जॉब करेंगे तो आपकी सैलरी हाई होगी, और आपकी सैलरी हाई होगी तो आपको पता ही है कि आप एक योगदान दे रहे हैं उस कंट्री में। आपकी प्रति व्यक्ति है जिसे हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगी, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे पीछे, ये यहाँ जो बात कर रहे थे ना, कहाँ है भाई, कहाँ हमने पढ़ा था क्या, कहीं ना कहीं तो पढ़ा था, कहाँ गया भाई। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ रहे थे ना, इकोनॉमिक ग्रोथ में आप देख लेना, इकोनॉमिक ग्रोथ की जो मैंने मीनिंग कराई थी उसमें, यानी यही तो था, कहाँ गया, हाँ ये रहा। यस, कि आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय एक देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। और आय में वृद्धि कब होगी, जब कोई एक तरीके से ना आपको कोई हुनर आता है, क्या आता है इससे ऐसे। देखो ये क्या लिखा है, ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि मानव पूंजी तथा आर्थिक में समृद्धि में अस्पष्ट संबंध है, ठीक है ना। विकसित देश में मानव पूंजी में तीव्र गति से विकास होने पर भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हुई है, परंतु माना जाता है कि आय के अधिक होने से मानव पूंजी का स्तर बढ़ता है और मानव पूंजी का ऊंचा स्तर आय में वृद्धि लाता है। ये तो हमें भी पता है कि अगर आप अच्छे पढ़े लिखे, अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर की जो आय है वो अलग होगी और एक चपरासी की आय है वो अलग होगी, ठीक है ना। या एक स्कूटर जो क्या ना ऑटो चलाने वाले की आय अलग होगी। तो ये क्या कह रहा है कि ऊंचा आय स्तर जो है वो किस वजह से हुआ, उस मानव पूंजी के अकॉर्डिंग, और आय स्तर में वृद्धि होगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। लेकिन 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 यहाँ पे साफ ये भी बोल रखा है कि ज़रूरी नहीं है कि भाई मानव पूंजी में समृद्धि से आपके जो है विकास में गति ही बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं विकसित देश है जिसमें मानव पूंजी तो भरे भरे पड़े हैं, लेकिन वहाँ प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं हम कि इसमें जो है अस्पष्ट संबंध है, यानी इतना ज़्यादा डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है मान सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे मानव पूंजी है, ह्यूमन कैपिटल बहुत है, लेकिन वहाँ पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो ये एक वजह है जिस वजह से हम बात कर सकते हैं। ओके, ये कुछ बता रखा है, कुछ टेबल है, इस हिसाब से देख सकते हो कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय 1951 में क्या थी और 2001 में क्या थी। तो आप कंपेयर देख लो कि 3687 थी और 2001 में 10,306 है। तो इसका मतलब इंक्रीज़ ही हुआ है यार, घटा तो है नहीं। और ये सारी चीज़ें बता रहा है कि आप जो है कितने पढ़े लिखे थे उस टाइम और अब के टाइम कितना है। पहले टाइम 16.67 था और अभी देखोगे 65 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो इसका मतलब है आपके पढ़े लिखे लोगों की संख्या जो है वो बढ़ रही है ना।
तो आपको ये डायग्राम इसी ही बताता है, आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले क्या था अभी। और ये चीज़ हमें भी पता है कि पहले लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे ना सुविधाएं थी। अब धीरे धीरे इस टाइम में तो सारे पढ़ लिख रहे हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। ओके, अब ये बात करते हैं कि मानव पूंजी तथा मानव विकास में अंतर। कह रहा है मानव पूंजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य को श्रम उत्पादकता का साधन मानती है। यानी मानव पूंजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य को श्रम उत्पादकता का साधन मानती है, जबकि मानव विकास शिक्षा तथा स्वास्थ्य मानव कल्याण का अभिन्न अंग मानता है। ठीक है, यानी मानव पूंजी जो है उसमें शिक्षा तथा स्वास्थ्य को श्रम उत्पादकता का साधन मानता है। कि अगर आपके पास शिक्षा है यानी नॉलेज है और आप अच्छे हो, तो इसका मतलब है आप एक अच्छे श्रमिक बन सकते हो और आपकी उत्पादकता क्षमता को बढ़ाएगी। ठीक है ना। लेकिन मानव विकास का मतलब होता है स्वास्थ्य तथा शिक्षा का मानव कल्याण का एक अंग माना जाता है। कल्याण की बात हो रही है यहाँ। ठीक है ना। मतलब अगर मैं देखूँ कि मानव पूंजी जो है ये बताता है कि आप पढ़े लिखे और स्वास्थ्य हो तो आप उत्पादन कर सकते हो। उत्पादन मतलब आपको प्रोडक्शन करना है ना। लेकिन अगर मानव विकास की बात करें, इंटरनल की बात कर रहा है, आपके अंदर की बात कर रहा है, मानव इंसान के अंदर की बात कर रहा है कि अगर एक शिक्षा है अगर कोई है और एक स्वास्थ्य व्यक्ति है तो मानव कल्याण का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, क्योंकि एक अनपढ़ के साथ बैठोगे और एक पढ़े लिखे के साथ बैठोगे ना, तो उसके बोलने का तरीका, उसके एक्सप्लेन करने का तरीका वो बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है ना। इतना कहना पोलाइट रहता है, मतलब समझ जाओगे कि आप यार ये पढ़ा लिखा है और ये कैसा है, इस तरीके से बात करेगा। ठीक है ना, तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि मानव पूंजी कैपिटल सिर्फ ध्यान देता है उन चीज़ों पे जो वास्तविक उत्पादन में दिख रहा है। यानी आपने सामान बना के रेडी कर दिया और अच्छे से रेडी कर दिया तो दिखेगा कि हाँ यार ये बंदा काम कहीं कर रहा है। ठीक है ना, वो दिख रहा है। लेकिन मानव विकास में सिर्फ हम ये देखते हैं इंटरनल, यानी सामने वाले के स्वास्थ्य और शिक्षा का इस तरीके से विकास किया गया, उसके कल्याण का एक अभिन्न अंग बन गया है। ठीक, ओके चलिए बढ़िया, वेरी गुड। तो और देखते हैं क्या क्या पॉइंट है हमारे पास, क्या ये पॉइंट्स हैं। तो जैसा कि आपने पीछे देखा ही है कि मानव पूंजी विकास में किस तरीके से और मानव पूंजी और मानव विकास में क्या अंतर रहा है। इसके बाद ये कुछ अलग पॉइंट्स हैं जो कि अलग टॉपिक की तरफ इशारा कर रहे हैं, हालांकि चैप्टर का ही पार्ट है। लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन चुकी है तो इसको मैं 2 भागों में जो है इसकी वीडियो लाऊंगा। तो आज का जो वीडियो है वो तो सिर्फ मैंने ये बताया कि मानव पूंजी और मानव विकास से रिलेटेड और पीछे की चीज़ें जो मैंने कराई है वो कराई है। ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता थोड़ा सा फास्ट करें, लेकिन हाँ जितना हम कर रहे हैं उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो ये जो सेकंड वीडियो है उसमें मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। तब तक आप पहली वीडियो को आप अच्छे से पढ़िए और को आप समझिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे इसके सेकंड पार्ट में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।